एक लड़की अपनी बुआ की लड़की की शादी में जाती है, लेकिन जैसे ही वहां से लौटने लगती है तो वहीं उसकी बुआ के पड़ोस में ही रहने वाले 4 बच्चे एकदम से आते हैं और उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जोर जोर से रो रो कर विलाप करते हैं और जब बच्चों को रोता हुआ वो लड़की देखती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग खड़े हुए थे वह यह माहौल देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और पूरी तरह से माहौल गमगीन हो जाता है। कौन थी वह लड़की और कौन थे वे 4 बच्चे जो इस लड़की के गले लिपट कर रो रहे थे? इसको जानने के टाइम पर पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है पिंकी। पिंकी जो होती है उसकी उम्र 21 साल है और वह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है। अब पिंकी की एक बुआ की लड़की होती है जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर रहा करती है गांव में और उसकी शादी होने वाली थी। अब जैसे पिंकी को ये बात पता चलती है तो उसके बाद वह अपने हॉस्पिटल से छुट्टी लेती है और अपनी मम्मी के साथ वहां जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते का सफर तय करने के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पिंकी की माँ भी होती है, साथ में पिंकी होती है और जब पिंकी अपनी बुआ की लड़की के घर पर जाती है और वहां पर जाकर बैठ गई थी तो उसी समय उसकी बुआ की पड़ोस में रहने वाले 4 बच्चे जो कि मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं और काफी ज्यादा गरीब प्रतीत हो रहे हैं, वह उस घर के अंदर डरे सहमे से इधर उधर घूम रहे थे कि उन्हें कोई ना कोई कुछ खाने के लिए दे दे। और तभी यहाँ पर पिंकी की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। पिंकी जैसे ही उन बच्चों को देखती है तो एकदम से उस पॉलिथीन को खोलती है जिस पॉलिथीन के अंदर वह यहाँ के लिए केले लेकर आई थी 1 दर्जन और उसके बाद उनमें से केलों निकालकर उन बच्चों की तरफ बढ़ाने लगती है। अब जो बच्चे होते हैं केलों को देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं और उसके बाद एक एक करके केला खाने लगते हैं। इनमें से जो 4 बच्चे थे इनमें से 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, यानी कि सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम सोनू था, उससे छोटी एक लड़की थी जिसका नाम गुड्डी था और उससे छोटा एक और लड़का था और उससे छोटी एक और लड़की थी। बड़े लड़के की उम्र 10 साल रही होगी और सबसे छोटे वाली बेटी की उम्र 5 साल रही होगी, यानी कि 10 से 5 के बीच में ये सारे बच्चे थे। इसके बाद जो पिंकी होती है वो उन बच्चों को खिलाती है और खिलाने के बाद जब वो उनको खा लेते हैं एक एक केले को तो उसके बाद पिंकी पूछती है कि और खाना है, तो यहाँ पर वो हमेशा लाते हैं और इसके बाद फिर से पिंकी एक एक केला निकाल कर उन्हें दे देती है। अब 2 बार में वो 8 केले खा चुके थे, लेकिन तीसरी बार भी वो हामी भर देते हैं और इसके बाद जो पिंकी होती है वो फिर से तीसरी बार भी उन्हें केला दे देती है। जहां पर तीसरी बार भी वो केला लेते हैं और जब केलों को खा रहे थे तो यहां पर पिंकी की मां अंदर से बाहर आती है उन केलों की पन्नी को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन यहां पर वो पॉली बैग उन्हें मिलता ही नहीं है। जैसे वो देखती है कि ये बच्चे केले खा रहे हैं तो उसके बाद उन्हें धमकाने लगती है और कहती है कि कौन हो तुम बच्चे और यहां पर क्यों आ गए और सारे के सारे केले खा गए। तभी जो पिंकी होती है वो कहने लगती है कि मां क्या हुआ, खा गए तो खा गए, बच्चे ही है और खाने के लिए तो इन केलों को लेकर आए थे हम, ये खा गए तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी बुआ के घर में काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं तो यहां पर तो दिक्कत होनी नहीं है इन चीजों की, और भी तो सामान है जो हम लेकर आए हैं वो तो अपने अंदर ही भेज दिया। उसके बाद जो पिंकी की मां होती है वो उन बच्चों को तो वहां से भेज देती है और उससे कहती है कि चल अंदर चल, कुछ काम भी है, काम भी तो देखना है। इसके बाद वो अंदर तो चली जाती है, लेकिन बार बार उन बच्चों के मासूम चेहरे, मासूम निगाहें उसकी आंखों के सामने घूम रही हैं और वह मन ही मन उनके बारे में सोचने लगती है। जैसे वो अंदर जाती है तो अपनी बुआ जी से पूछने लगती है, बुआ अभी अभी यहाँ पर जो 4 बच्चे घूम रहे थे जिन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे वो कौन है और इस तरह से कैसे घूम रहे थे, क्योंकि देखने से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा भूखे थे और वो पूरे के पूरे 1 दर्जन केलों को खा गए। इस बात को सुनने के बाद जो उसकी बुआ होती है वो कहती है कि हाँ बेटी, ये काफी ज्यादा अभागे हैं, बेचारों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है। उसके बाद पिंकी पूछने लगती है कि बताओ बुआ कैसे, क्या हुआ था इनकी जिंदगी में। तो यहाँ पर बुआ बताने लगती है कि बेटा इनकी जो माँ थी वो तो किसी को लेकर भाग गई, उसके बाद जो पिता होते हैं वो कोरोना काल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब जो चाचा ताऊ हैं वो जमीन जायदाद की वजह से इनको अपने पास तो रख लेते हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल भी देखरेख नहीं करते हैं, उसी घर के अंदर ही रहते हैं। हालांकि जब भी कोई उनसे कहता है तो वो कहते हैं कि हाँ हम खाना दिया करते हैं, लेकिन बच्चों की आदत खराब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उन्हें खाना देते तो ये दर दर क्यों घूमते। इस बात को सुनकर जो पिंकी होती है उन्हें उन बच्चों पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है और वो पूछती है कि वो बच्चे कहाँ रहा करते हैं। तो उसकी बुआ बता देती है कि बेटी यहाँ से 2-3 घर छोड़ के पड़ोस में ही एक छोटा सा घर है जो कि अच्छे खंडर
सा हुआ पड़ा है, उसके अंदर ये लोग रहा करते हैं। अब जो पिंकी होती है उसका मन होता है कि इन बच्चों से जाकर मिले और देखे इनके हालत कैसे हो रहे हैं, क्योंकि पिंकी के मन में पहले से दयावास किया करती थी और जब बच्चों की हालत के बारे में उसे पूरी तरह से पता है कि इनका कोई भी नहीं है, जो कोई अड़ोस पड़ोस का दे दिया करता उसको खा लिया करते हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वह उनसे मिलने का तय कर लेती है। जो पिंकी होती है वह अपने बुआ के घर से निकलकर उस घर को ढूंढते ढूंढते उस घर पर पहुंच जाती है। अब तक शाम हो चुकी थी और शाम के समय वो सभी बच्चे घर के अंदर थे। घर जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में था और जैसे पिंकी घर के अंदर घुसती है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आराम किया जा सके और ना ही कोई ऐसी जगह है जिस जगह पर खाना बैठकर खाया जा सके। घर पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है। एक कोने में एक चावल की बोरी रखी हुई है और थोड़े बहुत मसाले के नाम पर केवल नमक है। अब जो पिंकी होती है जैसे ही उस घर के अंदर जाती है तो बच्चे उसे पहचान जाते हैं और एकदम से उसके आसपास घूमने लगते हैं। कहती कि दीदी आ गई आप, दीदी आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या काम है आपको हमसे। तो उसके बाद जो पिंकी होती है वो कहने लगती है कि अरे बाबू कुछ काम नहीं है, मैं तो ये देखने के आई थी तुम्हारा घर कैसा है। तो उसके बाद जो बड़ा बच्चा होता है जिसका नाम सोनू होता है वो कहने लगता है कि दीदी यही है हमारा घर और इसी के अंदर हम रहा करते हैं। तो उसके बाद जो पिंकी होती है वो उससे बातचीत करने लगती है, कहती है कि कैसे कैसे रहा करते हो, खाने पीने का क्या होता है, कहाँ पर सोया करते हो। तो यहाँ पर सोनू एक एक बात उसे बताता है। कहता है कि दीदी ये चावल है, चावल भी किसी व्यक्ति ने हमें दे दिए हैं और कहा है कि पका कर खा लेना, क्योंकि मेरी उम्र 10 साल जो हो गई है तो मैं चावल पका लेता हूं और नमक के साथ हम चावलों को खा लेते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद आगे की पूरी कहानी वो उसे बताता है। कहता है कि उसके बाद भी कभी कभी हम चाचा के घर पर चले जाते हैं कोई अच्छा खाने के लिए, तो उसके बाद वो लोग हमें धमका कर भगा देते हैं और मैं अपने भाई बहनों को लेकर वापस आ जाता हूँ। यानी कि यहाँ पर इन बच्चों की दशा काफी ज्यादा खराब थी और जब ये पूरी बात पिंकी के सामने आती है तो पिंकी का मन पूरी तरह से छत विछत हो जाता है और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि इन बच्चों की मैं मदद करके रहूंगी। शाम हो गई थी और शाम के समय वह उन बच्चों से पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो सोनू होता है वह मना करता है, कहता है कि नहीं दीदी आपने केले तो दे दिए, उन्हीं से पेट भर गया। अब उन बच्चों ने 3-3 केले खाए थे और बच्चों के लिए ये बहुत कम था, क्योंकि बच्चों की डाइट काफी ज्यादा हुआ करती है और इसी वजह से वो कहने लगती है कि बस उन केलों से क्या होगा और कुछ खाया नहीं खाया। तो वो कहते हैं कि नहीं दीदी नहीं खाया, हम लोग आज इन्हीं से काम चला लेंगे। दिन के समय में हम एक स्कूल में जाया करते हैं तो दिन का भोजन वहां से मिल जाता है और शाम के समय जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी से अपना काम चला लिया करते हैं। पिंकी जो होती है वो एकदम से अपने पास से 100 रुपए निकालती है और उस बड़े लड़के सोनू को देती है। कहती है कि जाओ इन रुपयों के समोसे लेकर आओ और तुम्हें आज मैं समोसे खिलाऊंगी, इतनी देर तुम जाते हो मैं तुम्हारे घर की सफाई कर देती हूँ। छोटे छोटे 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जो पिंकी होती है उस घर की सफाई करती है और एक कोने को इस तरह से व्यवस्थित करती है जिस पर आराम से बैठकर खाना खाया जा सके। यहाँ पर उनके लिए कोई बिस्तर भी नहीं था, केवल नीचे कपड़ा बिछा हुआ था और उसी के ऊपर वो चारों बहन भाई लेटा करते थे। जैसे ही यहाँ पर घर को साफ कर देती है और सोनू खाना लेकर आ जाता है तो उसके बाद वो उन्हीं के साथ बैठकर वहां पर खुद भी खाती है और उन बच्चों को भी खिलाती है और कहती है कि चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ऐसा करना, वहां पर आ जाया करना, वहां से मैं तुम्हें खाने के लिए दे दिया करूंगी और शादी में भी जरूर आना और अच्छे से आ जाना। लेकिन तभी यहाँ पर सोनू कहने लगता है कि दीदी हम शादी में आ तो जाएं लेकिन कोई हमें घर के अंदर घुसने नहीं देता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो वो कहता है कि दीदी वो लोग कहते हैं कि हमसे दूर रह, तू गंदा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। इस बात को सुनकर जो पिंकी होती है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह इस चीज का इंतजाम भी हो जाएगा। पिंकी वहां से अपने घर चली जाती है यानी कि बुआ के वहां पर, और वहां पर मन ही मन बच्चों के बारे में सोचने लगती है। सोचने के बाद उसे आइडिया आ जाता है कि इन बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती हूँ और जब ये अच्छे से तैयार होकर कहीं पर भी जाएंगे तो कोई भी इनसे घृणा नहीं करेगा। इस बात को सोचकर वह फैसला कर लेती है कि वह ऐसा ही करेगी और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वह उन बच्चों को लेकर पास ही की मार्केट में जाती है और वहां से उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती है। अच्छे अच्छे कपड़े वो ले तो आई थी लेकिन अभी वह उन कपड़ों को नहीं पहनाती है और कहती है कि जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं तुम्हें ये कपड़े पहनाऊंगी। के बाद वो बच्चे भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और यहाँ पर जो पिंकी होती है जितने दिन अब उस शादी के अंदर रहती है उन बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है और भी ज्यादा सोनू से बात करती है। तो बातों के दौरान सोनू बार बार रोने लगता है, बताता है कि दीदी आपने ही हमारा ख्याल किया है वरना कोई भी हमें यहाँ पर देखता भी नहीं है। और जब इन बातों को पिंकी सुनती है तो पिंकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने
रोने लगती है। अब सोनू पिंकी की आंखों के आंसू पोंछता है और पिंकी सोनू की आंखों के आंसू पोंछती है और ये दृश्य बड़ा ही भावुक करने वाला होता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और सोनू यह भी बताता है कि दीदी जब कभी स्कूल की छुट्टी हुआ करती है ना, तब तो हमें पूरी तरह से भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर कोई भी हमारी खाने पीने पर गौर नहीं दिया करता है। सब अपने जीवन में व्यस्त रहा करते हैं। कभी कभार चाचा चाची के यहाँ पर भी चले जाया करते हैं तो वो भी धमका कर भगा दिया करते हैं, कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, रोज के रोज आ जाते हो यहाँ पर अपनी बुरी सी शक्ल लेकर। इसके बाद पिंकी जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं जब तक तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है और शादी वाले दिन जो पिंकी होती है खुद तैयार होने से पहले उन बच्चों के घर में जाती है, वहां पर उन्हें अच्छे से नहलाती धुलाती है और नहलाने धुलाने के बाद उन सभी नए कपड़ों को उन चारों बहन भाइयों को पहना देती है और कहती है कि चलो अब मेरे साथ शादी में। उसके बाद पिंकी के साथ साथ वो लोग शादी में आते हैं और जब गांव वाले देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं तो उसके बाद बड़े खुश होते हैं और कोई भी उनसे घृणा नहीं करता है और सभी बच्चों के साथ वह घुल मिलकर खेल रहे थे। यहाँ पर शादी के अंदर ही एक लड़का भी आया हुआ था जिसका नाम दीपक होता है और दीपक को मन ही मन पिंकी से प्यार हो गया था, यानी कि पिंकी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह उसे लाइक करने लगा था। इधर पिंकी भी उसे लाइक करने लगी थी, लेकिन जब शादी के अंदर ये बच्चे आते हैं और चारों तरफ इसके बच्चे ही घूमा करते हैं, क्योंकि जब से वह लाइक किया करता है जब से भी बच्चे घूमा करते हैं और वह अपने मन की बात उससे कभी कह नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से जो दीपक होता है वह पिंकी के चारों तरफ घूमने वाले बच्चों को एकदम से धमका देता है और कहता है कि भिखारी जैसे दिखने वाले बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी किसी की शांति पसंद नहीं है ना, निकल जाओ यहाँ से। अब इस बात को सुनकर पिंकी को बड़ा ही गुस्सा आता है और उसके बाद वह एकदम से दीपक के पास जाकर उसे धमका देती है, कहती है कि तुमसे कहाँ ये कुछ मांग रहे हैं और अपने काम से काम रखो, इन बच्चों को धमकाया तो तुम जाने हो। उसके बाद दीपक भी चुप हो जाता है और पिंकी को यह बात बड़ी बुरी लगती है। उसके मन में दीपक के लिए जितना भी प्यार था वो सारे के सारे खत्म हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे शादी संपन्न हो जाती है। शादी में काफी सारा एंजॉय ये बच्चे करते हैं, लेकिन शादी के बाद अब यहाँ पर जो पिंकी है उसे अपने घर जाना है और ये बात उसके लिए बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब तक वो उन बच्चों से काफी ज्यादा घुल मिल गई है और वो उनसे अलग नहीं होना चाहती। वो तो चाहती है कि अभी कुछ दिन और शादी में यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन अब जब लड़की विदा हो गई तो कौन उनको यहाँ पर रखने वाला है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा चलते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक दिन तो टाल देती है और विदाई से अगले दिन जाने की कह देती है। जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है कल चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगले दिन वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो तभी उसी दौरान जब उन बच्चों को ये बात पता चलती है कि दीदी अब यहाँ से जा रही है, तो उसके बाद उनसे नहीं रह जाता और वे एकदम से आकर अपनी दीदी पिंकी के गले लिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि दीदी अब आप चली जाओगी तो हमारा क्या होगा, हम लोग तो ऐसे रह जाएंगे जिस तरह से पैसे पहले रहा करते थे, कौन हमारा ख्याल रखेगा। यहाँ पर जो पिंकी होती है उन बच्चों की हालत को देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया था, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले भी जब ये सब कुछ देखते हैं तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वह भी इस बात को देखकर भावुक हो जाते हैं कि वो बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा कि वह इस लड़की के लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। उसके बाद पिंकी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो और कुछ दिनों बाद में दोबारा से आऊंगी जब मुझे दोबारा सैलरी मिलेगी और तुम्हारे साथ ही अच्छा समय बिताऊंगी। इस बात को कहकर वो जैसे तैसे करके उन्हें समझा देती है और समझाने के बाद वो लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। इसके बाद पिंकी अपनी ड्यूटी को करने लगती है, लेकिन बार बार वो बच्चे उसे याद आया करते हैं और धीरे धीरे जब इन बातों को 1 महीना बीत जाता है तो 1 महीने बाद जो पिंकी होती है वह अपनी बुआ के पास फोन करती है और कहती है कि बुआ जो पड़ोस के लड़के थे ना, उनमें से जो बड़ा वाला लड़का है उससे मेरी बात करा दो ना एक बार, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, उनकी याद तो मुझे हमेशा आया करती है और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इसके बाद जो बुआ होती है वो उसकी उस बड़े बच्चे यानी कि सोनू से बात करा देती है और जैसे वो सोनू से बात करती है तो यहाँ पर सोनू उससे बात करते रोने लगता है। कहता है कि दीदी छोटे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब कुछ भी खा पी भी नहीं रहा है और बुरी तरह से बुखार में तप रहा है। इस बात को सुनकर पिंकी कहने लगती है कि क्या हुआ, बताओ मुझे शुरू से क्या परेशानी हो गई। तो वो कहता है कि इस तरह से बुखार आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, उल्टियां भी करता है और मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि बिल्कुल भी खाने पर गौर नहीं दे रहा है। इस बात को सुनकर पिंकी को समझ में आ जाता है कि वो बीमार हो गया है और उसके बाद वो कहने लगती है कि अगर ये बीमार था इतने दिनों से तो तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तो वो कहता है कि दीदी मैं गया तो था आपकी बुआ के पास, लेकिन उन लोगों ने धमका कर मुझे वहां से भगा दिया। इस बात को सुनकर पिंकी से नहीं रह जाता है और उसके बाद जो पिंकी होती है वह फौरन से गाड़ी बुक करती है, क्योंकि 60 किलोमीटर का सफर है और वह इस तरह से नहीं कर सकती। तो वह गाड़ी बुक करके सीधा वहां पर जाती है, अपने साथ कुछ दवाइयां
दवाइयां भी लेकर गई थी और जाकर सबसे छोटे बच्चे को दवाइयां देती है। दवाइयां देने के बाद वह ठीक हो जाता है, अच्छी तरह से उन्हें नहलाती धुलाती है, हाथ पांव वगैरह धोती है और उनके लिए खाने पीने के लिए भी ले गई थी। जब यहाँ पर ये बच्चे देखते हैं कि वो खाने पीने के लिए ले आई है तो खाने पीने को खाते हैं और पिंकी के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर में जो बच्चा बीमार था वह भी ठीक हो जाता है, लेकिन पिंकी को पता है कि बिना हॉस्पिटल के इसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। ये तो रिलीफ के लिए उसने दवाइयां दी हैं। तो इसी वजह से वह कहने लगती है कि बच्चों अब बहुत हो गया, अब तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। इस बात को सुनकर जो बड़ा लड़का सोनू होता है वो हैरान तो होता है, लेकिन फिर कहता है कि दीदी सच में आप मुझे हमें अपने साथ रखना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ सच में आज से तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि जहां पर मैं नौकरी किया करती हूं वहीं पर मैंने एक कमरा ले रखा है और उसी कमरे के अंदर तुम रह लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो पिंकी होती है वह उन्हें अपने साथ उसी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात पिंकी की बुआ को पता चलती है कि वो उन बच्चों को अपने साथ ले गई है तो उसके बाद वह सीधा पिंकी की मां के पास फोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने तो ऐसा ऐसा कर दिया है। इसके बाद मां एकदम से गुस्सा होती है और रास्ते में ही अपनी बेटी के पास फोन कर देती है, कहती है कि तू ये क्या कर रही है, उन बच्चों को कहां लेकर आ रही है, तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, अगर तू ऐसे करेगी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन तभी जो पिंकी है वो कह देती है कि मां देखो इस संसार के अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से दुनिया याद करे, और यही वो काम है जिसकी वजह से मुझे दुनिया याद कर सकती है और मैं तो ये करके ही रहूंगी। अगर आप लोगों को ये बात गलत लगती है तो आप लोगों से कौन कह रहा है, मैं कमाया करती हूं, मैं अपनी कमाई से इनकी पूर्ति पार सकती हूं। इस बात को सुनकर माँ उससे विरोध करने लगती है, उसे धमकाने लगती है, लेकिन बेटी साफ साफ बोल देती है कि देखो माँ, अगर पिताजी को भी इस बात से दिक्कत हो तो मुझसे आपको कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो इन बच्चों को ऐसे ही पालूंगी पोसूंगी। इसके बाद वह फोन काट देती है और माता पिता इस बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज होते हैं। पिंकी जो होती है उन बच्चों को लेकर अपने कमरे पर चली जाती है और वहां से ड्यूटी किया करती है। उन बच्चों का यहाँ के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देती है और खुद उनकी गार्जियन बनकर उनकी देखरेख करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक और मुसीबत इसके सर पर आ पड़ती है। जो ये बच्चे थे ये गांव के बच्चे थे और काफी ज्यादा शरारत किया करते थे, और जब ये उस जगह पर जहां पर पिंकी ने किराए का कमरा ले रखा था बच्चों के साथ खेलते हैं तो कुछ गालियां वगैरह भी दे देते हैं, और इसी वजह से जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो मकान मालिक से इस बात की शिकायत कर देते हैं, और मकान मालिक जो होता है वो पिंकी से कह देता है कि देखो तुम इन बच्चों को लेकर आई हो और ये बच्चे गाली वगैरह देते हैं और माहौल खराब हो रहा है, तो या तो तुम इस कमरे को खाली कर दो या फिर इन बच्चों की गालियों वगैरह को बंद करवाओ। अब जो पिंकी होती है वो बच्चों से काफी ज्यादा घुल मिल चुकी थी और वह उनसे कोई भी ऐसी कड़ी बात नहीं कह सकती थी। उसे पता है कि बच्चे हैं और बच्चों की तरह ही गालियां दिया करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी वजह से वो बच्चों को कुछ कहने से अच्छा तो इस कमरे को छोड़ने का तय करती है और दूसरी जगह कमरा ले लेती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ कई बार उसे कमरे चेंज करने पड़ते हैं और हर जगह पर यही शिकायत आया करती है। लेकिन पिंकी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसने तो ठान लिया था कि वो बच्चों की देखरेख जरूर करेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बच्चे कभी कभी पिंकी के हॉस्पिटल में खेलने के लिए भी चले जाया करते हैं और वहां के स्टाफ को भी पिंकी के बारे में सब कुछ पता है। वो लोग उसकी वाहवाही भी किया करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत उसे मदद भी दिया करते हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि 4 बच्चे थे और 4 बच्चों की देखभाल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वह कभी कभी उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया करती है और हॉस्पिटल में भी वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिरकर अपना मन लगा लिया करते हैं। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति आता है जो कि दवाइयों की सप्लाई करने के लिए वहां पर आता है और वह भी पिंकी को काफी ज्यादा पसंद किया करता था। लेकिन जब वह इन बच्चों को हॉस्पिटल में खेलता हुआ देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि ये बच्चे यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं। जो डॉक्टर साहब होता है उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर जो नर्स है ना पिंकी, उसके बच्चे हैं। वो पूछने लगता है कि उसके 4 बच्चे, वो भी इतने बड़े। तो वो कहने लगता है कि नहीं अरे उसके बच्चे नहीं है, लेकिन उसके साथ रहा करते हैं, वो इन्हें अपने साथ रखा करती है, उनकी देखरेख किया करती है। वो पूछता है कि वो कैसे, तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसे पूरी कहानी बता देते हैं। जब यह व्यक्ति पूरी कहानी सुनता है तो मन ही मन पिंकी को और भी ज्यादा पसंद करने लगता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद जो दवाई सप्लाई करने वाला सुरेंद्र होता है वह अब पिंकी के पास जाता है और जाने के बाद इस काम के लिए उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रही हो और आपके साथ साथ मैं भी इन बच्चों की मदद करना चाहता हूं, तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकती हो और मुझे बता देना। इन बच्चों के लिए हर महीने में कुछ पैसे आपको देना चाहता हूं। पिंकी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। और उसके बाद उन दोनों में
फोन से एक दूसरे से बात होने लगती है। बातचीत इस तरह की होती है कि यहाँ पर दोनों को समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद जो सुरेंद्र होता है वो बार बार पिंकी और उसके बच्चों को इधर उधर घुमाने के लिए ले जाता है, बच्चों का बहाना लगाकर, लेकिन साथ में वो मन ही मन पिंकी से प्यार किया करता है। कुछ दिनों बाद दोनों में एक दूसरे से प्यार का इजहार हो जाता है और प्यार का इजहार होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और उन बच्चों को आज तक भी पाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद जो माता पिता होते हैं उन्हें भी एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उनकी बुआ के गांव में जब ये बात पता चलती है कि वो उन्हें अपने साथ लेकर अलग से रह रही है और खुद पैसे कमाकर उनकी पूर्ति पार रही है, तो उसके बाद वो लोग भी उसकी वाहवाही करने लगते हैं। और इधर शहर के अंदर जिन भी लोगों को इस कहानी के बारे में पता चलता है तो वो लोग बढ़ चढ़कर वहां पर जाते हैं, उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं और उसे एक स्पेशल आदमी की तरह महसूस कराते हैं। तो इसी वजह से माता पिता भी अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसका साथ देने का फैसला करते हैं, ना कि उसे इस तरह से जला करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के समय में जो पिंकी है उसने शादी तो नहीं की है, लेकिन सुरेंद्र के साथ रहा करती है और वो दोनों बड़े खुश हैं और दोनों इन बच्चों का अच्छे से देखरेख कर रहे हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।